नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। केदारनाथ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ की यात्रा करने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे केदारनाथ के, और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि केदारनाथ के लिए आप कैसे पहुंच सकते हैं, कितने घंटे की चढ़ाई होती है, कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं, फूड की फैसिलिटी कैसी होती है, कैसे आप यहां रुक सकते हैं, कहां पर रुक सकते हैं और कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी केदारनाथ यात्रा के लिए। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर यात्रा करते हैं केदारनाथ धाम की। हमारी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रेलवेज़ और बस की सुविधा काफ़ी अच्छी है, और अगर आप चाहें तो हरिद्वार की जगह आप ऋषिकेश से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है और साथ ही बस की अच्छी सुविधा है। और अब हम हरिद्वार से चल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए, जहां से केदारनाथ यात्रा की असल शुरुआत होती है। सोनप्रयाग का डिस्टेंस हरिद्वार से लगभग 237 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। लेकिन अभी हमें इस डिस्टेंस को पार करने में लगभग 12 से 15 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि अभी सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। और ये महीना जिस वक्त हम यहाँ पर यात्रा के लिए आए हैं, ये महीना है मई का, जब केदारनाथ जी के पट खुले ही हैं और हम यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। तो फाइनली लगभग 15 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं सीतापुर, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। जाना तो हमें सोनप्रयाग तक था, लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें 2 किलोमीटर पहले से ही लाइन लगाते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा रजिस्ट्रेशन चेकिंग के लिए और शटल व्हीकल में बैठने के लिए। अब लाइन में लगते हुए हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में, जहां पर मंदाकिनी और सोन नदी का संगम होता है। वैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर मंदाकिनी और बासुकी नदी का संगम है। और अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे यात्रा रजिस्ट्रेशंस को स्कैन किया जाएगा। अब हमारा रजिस्ट्रेशन स्कैन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमारी एक और लाइन लगाई गई है शटल व्हीकल्स के लिए। केदारनाथ यात्रा के लिए अब हम एक प्रमुख स्थान पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है सोनप्रयाग। और यहाँ से गौरीकुंड सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाता है, जहाँ से केदारनाथ यात्रा की एक्चुअल चढ़ाई की शुरुआत होती है। जब आप सोनप्रयाग आते हैं, चाहे आप किसी भी साधन से यहाँ पर पहुँचे हों, बाय बस या बाय कैब या किसी भी कार के सहायता से आप पहुँचे हों, लेकिन सोनप्रयाग के बाद आपका व्हीकल आगे नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पर कुछ इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं जिन्हें शटल कहा जाता है। वैसे तो ये टाटा सूमो गाड़ियाँ हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में शटल कहा जाता है, जिनसे गौरीकुंड तक आपको ले जाया जाता है। यानी कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड इन्हीं व्हीकल्स के थ्रू जा सकते हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो हमारी लाइन अभी ख़त्म हो चुकी है। हमने काफ़ी लंबा डिस्टेंस पार किया, 3 घंटे का समय लगा, और अब हम चलेंगे शटल के थ्रू गौरीकुंड के लिए। अब शटल व्हीकल में हम बैठ चुके हैं। शटल व्हीकल का चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगता है, और शटल व्हीकल से सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में लगभग आधा घंटे का समय लगता है, क्योंकि रास्ता सिंगल रोड वाला है और कई बार सिंगल साइड 1 वे ट्रैफिक ही चलाया जाता है जाम से बचने के लिए। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, जो कि एक छोटा गांव है, एक छोटा टाउन है, और यहीं से
केदारनाथ की एक्चुअल पैदल वाली यात्रा की शुरुआत होती है। गौरीकुंड में दो प्रमुख पौराणिक स्थान हैं जो कि हैं गौरी मंदिर और गौरीकुंड। सबसे पहले हम इनके दर्शन करेंगे, फिर आगे यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले अब हम आ चुके हैं माँ गौरी मंदिर में दर्शन के लिए। ये वह स्थान है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और भगवान शिव से विवाह का वरदान लिया था। मंदिर में माँ गौरी और भगवान शंकर की दो प्रतिमाएं हैं जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। माँ गौरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है गौरी कुंड, जिसे गर्म पानी के कुंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है जिसमें श्रद्धालु स्नान करके यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दो अलग अलग कुंड बने हुए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ऑफिशियल डिस्टेंस बताया गया है वो 16 किलोमीटर का है, लेकिन एक्चुअल में लोग बताते हैं कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, कि कोई बोलता है 20-22 किलोमीटर का है, कोई बोलता है 24-25 किलोमीटर का है। तो इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है जिसका नाम है सैमसंग हेल्थ। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये सैमसंग हेल्थ एप्लीकेशन है। इसका मैंने मीटर से भी चेक किया है, इसका जो रीडिंग आती है वो अप्रॉक्सली सही आती है। तो इसके थ्रू हम यहाँ गौरीकुंड में अभी हैं। तो यहीं से मैं इस मीटर को आपके सामने ऑन करता हूँ, ये वॉक वाला, और इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा एक्चुअल काउंट करेगा केदारनाथ टेम्पल तक कि हमारे कितने स्टेप्स हो गए हैं और कितना किलोमीटर है केदारनाथ गौरीकुंड से। और अगर आप पालकी, घोड़ा या फिर पिट्ठू की सहायता से केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहते हैं गौरीकुंड से, तो इसके प्राइसिंग पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं, घोड़े या खच्चर से, तो इसका 3200 रुपये रेट लगता है वन साइड का, एक पर्सन के लिए। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं जिसमें कि 4 व्यक्ति आपको कैरी करके ऊपर तक ले जाते हैं, तो उसका चार्ज लगता है 10 से 12 हज़ार रुपये पर पर्सन का। ये डिपेंड करता है कि कितना वेट है आपका। और जो पालकी जो ये होती है पिट्ठू, जिसमें एक व्यक्ति आपको ऊपर तक उठाकर लेकर जाता है, तो उसका जो रेट लगता है वो डिपेंड करता है आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट 30-35 किलो है, 40 किलो के आसपास है, या फिर आपके साथ कोई बच्चा है, तो उसका ज़्यादा नहीं लगता। अप एंड डाउन का 8-10 हज़ार रुपये के आसपास लगता है। और अगर वज़न ज़्यादा है तो रेट उससे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि 12,000, 15,000, डिपेंड करता है कितना वज़न है आपका। तो इस हिसाब से आप यहाँ से घोड़े, खच्चर वगैरह भी हायर कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक अंदर से सलाह ये रहेगी, मेरी पर्सनल सलाह, कि अगर आप असमर्थ हैं चलने के लिए तो ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोई मनुष्य हो या जानवर हो उससे भी कष्ट होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी चढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, और इन जानवरों को तो और ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते, बेज़ुबान है। केदारनाथ यात्रा के दौरान हमने एक ख़ास बात यहाँ पर देखी कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी सकड़े हैं। कहीं कहीं पर ज़रूर चौड़े रास्ते हैं, लेकिन अधिकतर रास्ते सकड़े हैं। और इन्हीं सकड़े रास्तों पर घोड़े वाले भी चल रहे हैं, पालकी वाले भी चल रहे हैं, खच्चर वाले भी चल रहे हैं, साथ में पिट्ठू वाले भी चल रहे हैं, और साथ में पब्लिक भी चल रही है। तो हम सब लोगों को, अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा, बड़ी सावधानी के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा, ताकि यदि हमने सावधानी नहीं रखी तो किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना घट सकती है। कोई भी व्यक्ति जोखिम में आ सकता है, उसको किसी प्रकार की चोट लग सकती है। तो सावधानी का जरूर ध्यान रखें इन रास्तों पर चलते हुए। इस ट्रैक में चलते हुए हमें बीच बीच में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी नज़र आते हैं, जो कि हमें एक अलग ही रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं।
अभी जंगल चट्टी पहुंचने में लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, लेकिन इससे पहले एक गवर्नमेंट मेडिकल रिलीफ पोस्ट यहाँ पर नज़र आया है, जहाँ पर आप अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक करा सकते हैं और कुछ फ़र्स्ट एड भी अगर आपको लेना हो तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कुछ लोग यहाँ पर कुछ दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं, तो इस तरह से रिलीफ के सेटअप्स भी आपको बीच बीच में नज़र आएंगे। यात्रा के बीच बीच में आपको कई सारी इस तरह की छोटी छोटी दुकानें नज़र आएंगी, जहां पर आप जूस, लस्सी, जो शेक्स वगैरह होते हैं वो, या बिस्किट भी ले सकते हैं और मैगी का मज़ा भी यहाँ ले सकते हैं। लेकिन जो रेट्स होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं यहाँ पर कंपेरेटिवली नीचे के कंपैरिजन में, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर लेकर आते हैं सारा सामान, तो थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे होना वाजिब है, क्योंकि ऊपर से इतनी नीचे से ऊपर लेके आना किसी भी चीज़ को मेहनत का काम है। केदारनाथ यात्रा में हम जो ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ते जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाती है। और सांस फूलने में आप सबसे पहले ये करें, थोड़ी देर रिलैक्स लें, बैठ जाएं, फिर यात्रा करें, थोड़ी देर बैठें, फिर यात्रा करें। और साथ में एक कपूर होती है, इसका नाम है भीमसेन कपूर, और इस कपूर को आप सूंघते रहें और इससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। आपको सांस भरने में शिकायत जो होती है उससे राहत मिलेगी और आप आराम से यात्रा कर पाएंगे। रास्ते के बीच बीच में आपको कुछ इस तरह के जल स्रोत भी नज़र आएंगे, जहां पर पानी उपलब्ध है पीने के लिए, और ये पानी बिल्कुल फ्रेश वाटर है जिसे आप पी सकते हैं। और साथ ही यहाँ बैठने की भी आपको इस तरह से बीच बीच में सुविधाएं मिलेगी। दुकानें हैं, उनके बाहर बेंचेस लगी हैं या गवर्नमेंट ने बेंचेस लगा रखी हैं, तो आप यहाँ यात्रियों की, अगर थक जाते हैं यात्री, तो यहाँ पर बैठकर विश्राम भी कर सकते हैं। केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ऊंचाई वाली है और थोड़ी कठिन भी है, क्योंकि रास्ते धीरे धीरे ऊंचाई की ओर हमें लेकर जाते हैं। और अभी जिस नज़ारे को मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लोग कितनी ऊंचाई पर चढ़ते हुए केदारनाथ यात्रा करते हैं। यात्री वहाँ पर चल रहे हैं और नीचे है खाई, यानी कि अगर घोड़े खच्चर से अगर आपको थोड़ा बहुत भी ठल्ला लगा, थोड़ा सा भी धक्का लगा, तो डायरेक्ट आप नीचे भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि रास्ते काफ़ी पतले हैं और आप नीचे खाई देख ही पाएंगे। खाई कितनी ज़्यादा गहरी है कि उसका जो नीचे का बॉटम है वो भी प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे पा रहा। गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक पार करने के बाद आता है भैरव बाबा का मंदिर, जहां पर आप दर्शन करके अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जो कि है जंगल चट्टी। इसका डिस्टेंस गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर्स का है। जंगल चट्टी में कुछ लोकल खाने पीने की दुकानें हैं, जहां से आप कुछ सामान लेकर कंज्यूम कर सकते हैं। और जंगल चट्टी से केदारनाथ मंदिर का डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर रह जाता है। अब हमारा लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी, जहां पर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जिनके हम दर्शन करके यात्रा में आगे बढ़ेंगे। अब हम भीमबली से थोड़ा सा पीछे ही हैं, लगभग 5.5 किलोमीटर का रास्ता हमने पार कर लिया है। और मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से बर्फ़ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं। वैसे तो थोड़ा पीछे से ही दिखना चालू हो जाते हैं, लेकिन इस जगह से और ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आता है। दूर देखेंगे तो जो केदारनाथ जी के पहाड़ हैं बर्फ़ वाले, वो नज़र आते हैं।
रास्ते के बीच में आपको कुछ इस तरह के टीन शेड्स काफ़ी नज़र आएंगे। इनका उद्देश्य है बारिश से बचना, और अगर श्रद्धालु थक जाएं तो यहाँ पर कई बार चेयर्स वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है, तो आप यहाँ बैठ भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इस तरह से आप देखेंगे कि तो कुछ चेयर्स लगा रखी है, तो कई लोग जो श्रद्धालु थक जाते हैं, उनकी सांस भर जाती है, तो वो यहाँ आकर बैठ जाते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। केदारनाथ यात्रा साल के लगभग 6 महीने ही चलती है। 2024 में इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 10 मई से, और इसकी क्लोजिंग डेट रह सकती है 2 नवंबर तक, यानी कि इस बीच आप यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ ट्रैक में आपको शौचालय और टॉयलेट्स की काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती है। यहाँ पर हर 1 से 2 किलोमीटर के अंदर इस तरह से शौचालय बनाए गए हैं, तो आपको शौचालय या टॉयलेट के रिगार्डिंग यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम अपने अगले स्पॉट पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है भीमबली। लेकिन भीमबली जब आप आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स है खाने पीने की, और यहाँ थोड़ा रास्ता बहुत तंग सा है, मतलब पतला रास्ता है, तो यहाँ से गुज़रने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और लेकिन अच्छी जगह है। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। और नीचे थोड़ा सा मैं आपको भीमबली का हेलीपैड भी दिखाना चाहूँगा। वैसे ये आपातकालीन हेलीपैड है, यानी कि इमरजेंसी के दौरान ही यूज़ किया जाता है, लेकिन हेलीपैड यहाँ पर बना हुआ है। ये जैसे कि इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है भीमबली हेलीपैड आपातकालीन, और ये नीचे है हेलीपैड। इसमें एच का साइन आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, और छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपातकालीन रूप से इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा जो घाटी का व्यू है वो नज़र आता है। भीमबली से हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और आगे आने के बाद 2 रास्ते फटते हैं जो कि केदारनाथ जी के लिए जाते हैं। और दोनों रास्तों में अंतर ये है कि एक है शॉर्ट रास्ता और एक है थोड़ा लंबा वाला रास्ता, और कई लोग इसे एक को पुराना रास्ता, एक को नया वाला रास्ता के नाम से भी जानते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जिसमें आपको कई सारे घोड़े खच्चर नज़र आ रहे होंगे, ये रास्ता यूं यूं करते हुए धीरे धीरे करके पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ये रास्ता है नया वाला रास्ता, जो 2013 की आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उसके बाद में इसका निर्माण किया गया है, ये ब्रिज वगैरह। और ये जो पुराना वाला रास्ता है वो ये वाला है, जो कि इस कैनोपी के नीचे से होकर जाता है। इसे शॉर्ट रास्ता भी कहा जाता है, छोटा रास्ता, पर ऐसा भी कहते हैं कि थोड़ी सी इसमें चढ़ाई होती है, लेकिन ये शॉर्ट है। और बाद में ये दोनों रास्ते जाकर एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर के बाद ये दोनों जाके आपस में मिल जाते हैं और एक ही रास्ता बाद में बन जाता है। तो अभी हम जाएंगे इस पुराने वाले रास्ते को फॉलो करते हुए। अभी हम पुराने वाले रास्ते से ही जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के लिए, और इस रास्ते में आप देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत वाटरफॉल नज़र आ रहा है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। केदारनाथ यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा, जो कि मध्य पॉइंट माना जाता है इस यात्रा का। रामबाड़ा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 में जो आपदा आई थी, जो बाढ़ आई थी, उस टाइम के पहले यहाँ पर लगभग 250 से ज़्यादा घर और दुकानें हुआ करती थी। लेकिन जब 2013 की बाढ़ आई तो उसके बाद यहाँ पूरा का पूरा रामबाड़ा बह गया। सिर्फ जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 हट्स रह गई थी, 2 झोपड़ियाँ या 2 घर रह गए थे, वो भी एक तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। यानी कि उस आपदा में रामबाड़ा पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी बहुत दुकानें वगैरह लगा दी गई हैं, और ये वैसा फ्लरिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खाने पीने की चीज़ें और घोड़े वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। अब रामबाड़ा के ब्रिज को क्रॉस करके हम दूसरी साइड आ चुके हैं,
और ये जो नदी हमारे सामने फ़्लो कर रही है ये है मंदाकिनी नदी, जिसे हम बहुत ही क्लोज़अप में यहाँ से देख सकते हैं। वाटर का फ़्लो भी काफ़ी ज़्यादा है और इस जगह पर 2 ब्रिज बनाए गए हैं। एक ब्रिज ये वाला है और एक ब्रिज वो वाला है। 2 ब्रिज यहाँ पर हैं और ये जो ब्रिज है इसकी कैपेसिटी सिर्फ 24 पर्सन एक साथ इस ब्रिज पे जा सकते हैं या फिर 6 खच्चर एक साथ जा सकते हैं, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, कमज़ोर ब्रिज है। और ये जो 2013 की आपदा आई थी उस टाइम के कुछ अवशेष भी बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर रामबाड़ा का ब्रिज हुआ करता था जो कि कुछ इस तरह से अधूरा टूटा हुआ रखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद ये ब्रिज वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन वो जो पुराना सब कुछ था वो एक तरह से पूरी तरह बह गया था। पुराने वाले रास्ते से आगे बढ़ के हमने ब्रिज तो क्रॉस कर लिया, लेकिन यहाँ से आगे की जो चढ़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि इस तरह से आपको आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ खच्चर वगैरह भी देख पा रहे होंगे। इस रास्ते को फॉलो करके ऊपर जाना है और हमारी मंजिल कुछ उस तरफ होगी। वहाँ पर बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मे बी वहाँ तक हमको जाना है। वैसे आधी यात्रा हमारी लगभग संपन्न हो चुकी है। अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं छोटी लिंचोली पॉइंट पर और यहाँ से ग्लेशियर्स दिखना शुरू हो चुका है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि पत्थरनुमा सॉलिडिफाइड हो चुका है। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो जब बहुत सारी बर्फ़ एक साथ इकट्ठी हो जाती है और क्रिस्टलाइज होने की वजह से एक पत्थरनुमा आकार ले लेती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है और बहुत धीरे धीरे करके पिघलती है, तो उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बड़ी लिंचोली पॉइंट पर, जहां से खड़ी चढ़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। और बड़ी लिंचोली पर कई सारे कैंप्स भी बने हुए हैं, जहां अगर आप चाहें तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं। बड़ी लिंचोली से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें कुछ शॉर्टकट रास्ते नज़र आते हैं, जिससे कि काफ़ी बड़ा डिस्टेंस हम काफ़ी कम समय में पार कर सकते हैं। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब आ चुका है कैंची भैरव ग्लेशियर, और जैसा कि इस जगह का नाम है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है जिसके बीच में से होकर हमें आगे बढ़ना होता है। और ये जगह थोड़ी सकड़ी है, इस वजह से हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इस स्थान से केदारनाथ मंदिर लगभग 3 किलोमीटर ही रह गया है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब आप रामबाड़ा तक आते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही हम रामबाड़ा क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का हमें सामना करना पड़ता है। और वो खड़ी चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि इसे चढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है और साथ ही आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ यात्रा के बेस कैंप पर। यहाँ पर एक घोड़ा स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी मात्रा में घोड़े और खच्चर नज़र आएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी के बेस कैंप पर, जहां पर कई सारे टेंट्स लगाए गए हैं। यहां पर हम रात को ही पहुंच गए थे, लेकिन रात को थोड़ी देरी हो गई थी और अंधेरा हो चुका था, इस वजह से हम इस नज़ारे को आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन अभी सवेरा हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे दुकानें लगी हुई हैं, कई सारे टेंट्स हैं। और यहाँ से जो केदारनाथ जी का मंदिर है
वो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। और डिस्टेंस की बात भी मैं अगर करूं तो जो हमने ऐप यूज़ किया था सैमसंग हेल्थ, उससे हमने नापा है इसका डिस्टेंस। तो मैं आपको वो डिस्टेंस का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा कि ये जो डिस्टेंस हमारा था वो 14.50 किलोमीटर था, यानी कि 14.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। लोग यहाँ के कहते हैं कि 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मे भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो ऐप बताता है वो 14.5 किलोमीटर बता रहा है, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल काउंटिंग भी है। ये तो हमारा टेंट है, मैं थोड़ा अंदर से भी दिखाऊंगा। और ये और कई सारे टेंट आप देख पाएंगे। ये इस तरह से कई सारे टेंट यहाँ पर लगे होते हैं श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए और ठहरने के लिए। और ये हमारा टेंट है। वैसे अब तो मैसी हो चुका है थोड़ा सा, इसका अंदर से हाल ठीक नहीं है, लेकिन अभी सारे फैमिली मेम्बर्स यहीं पर हैं। और हमने ये 10 जनों के लिए टेंट बुक किया था और 1 जनों का इसमें जो कॉस्ट आया था वो 400 रुपये था। 4000 रुपये में पूरा टेंट था 10 जनों के लिए। और इसमें ये इस तरह का एक हॉट एयर ब्लोअर भी है, जिससे कि यहाँ रात को बहुत माइनस में टेम्परेचर होता है, तो उसके लिए ये बहुत मदद करता है। जैसे कि अभी भी हाथ सेकोगे अगर आप तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पानी बहुत ठंडा है, इतना ठंडा कि ऐसा लगेगा बर्फ़ पिघाल करके पानी को रखा हो। तो टेंट ठीक है, आपको रज़ाई वगैरह भी यहाँ पर दे दी जाती है। कैंप के अंदर ही चार्जिंग फैसिलिटी भी आपको मिलती है, यानी कि इस तरह का एक बोर्ड लगाया जाता है। पूरे कैंप में सिर्फ एक ही बोर्ड होता है और उसमें 2-3 सॉकेट होंगे, तो आप अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो बार बार एक दूसरे को शफल करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम बेस कैंप से जा रहे हैं केदारनाथ जी के मंदिर तक, जो कि पीछे की ओर बना हुआ है। लेकिन जब इस रास्ते से होकर हम गुजरते हैं तो हमें काफ़ी सारी दुकानें नज़र आती हैं, कुछ ढाबे नुमा शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप फूड भी ले सकते हैं। फूड का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 20 रुपये की एक रोटी यहाँ पर मिलती है। अगर आप सब्ज़ी लेते हैं या दाल लेते हैं तो उसका प्राइस है 40 रुपये पर कटोरी। मैं कटोरी की बात कर रहा हूँ, छोटी साइज़ की, प्लेट की बात नहीं है। तो 40 रुपये की एक कटोरी सब्ज़ी, 20 रुपये की रोटी। और अगर आप पानी लेना चाहते हैं मिनरल वाटर जैसे बिसलरी वगैरह, तो उसका चार्ज यहाँ पर 80 रुपये पर बॉटल पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि काफ़ी महंगा है। क्योंकि 20 रुपये की नॉर्मली मिल जाती है, लेकिन 80 रुपये की यहाँ मिलती है, थोड़ा महंगा है। अगर आप गर्म पानी लेना चाहते हैं तो गर्म पानी थोड़ा महंगा मिलेगा आपको यहाँ पे, 150 से 200 रुपये पर बाल्टी का कॉस्ट लगता है अगर आप स्नान वगैरह करना चाहते हैं। नॉर्मली गर्म पानी अवेलेबल नहीं है, आपको ये जो कॉस्ट है 150 से 200 के आसपास, ये देकर ही यहाँ पर गर्म पानी लेना होता है। और यहाँ से जब आप बेस कैंप से जाएंगे केदारनाथ जी के मंदिर तक, तो बड़ा ही खूबसूरत माउंटेन वाला व्यू नज़र आएगा। जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो नज़र आएंगे। यहाँ हेलीकॉप्टर भी उड़ते ही रहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कई सारे सुलभ शौचालय बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर आप महिला और पुरुष के अंदर बांटे गए हैं, जिनमें आप इजीली जा सकते हैं। तो ये सुविधा काफ़ी अच्छी है। और एक ही नहीं है, यहाँ पर बीच बीच में कई सारे बने हुए हैं। बेस कैंप पर ही गढ़वाल मंडल के भी कुछ कैंप्स लगे हुए हैं, यानी कि GMVN जो गवर्नमेंट है यहाँ की उत्तराखंड की, उन्हों की तरफ से भी यहाँ पर टेंट्स लगाए जाते हैं। और उनका जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इन्होंने मंथ वाइज कॉस्टिंग लिख रखा है। मई से जून तक 600 रुपये प्लस GST है। अगर आप जुलाई से अगस्त तक आते हैं तो 448 मतलब 448 रुपीज़ लगता है विद GST। और अगर आप सितंबर से नवंबर तक आते हैं तो 560 रुपये विद GST। तो ये यहाँ पर कॉस्टिंग लगती है। और ये कैंप्स हैं, ये तो इनका रिसेप्शन एरिया है, यहाँ लिखा भी हुआ है। और ये इनके कैंप साइड है, छोटे बड़े सब साइज़ के इनके कैंप मिलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आ रहे हैं, उसके हिसाब से रेट्स इनके बदलते रहते हैं। GMVN के कैंप्स के अलावा यहाँ और भी कई सारे प्राइवेट कैंप्स हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हैं। कैंप के प्राइस डिपेंड करते हैं कितना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर है। वैसे नॉर्मली आपको 400 से 1000 रुपये के बीच में यहाँ पर कैंप मिल जाता है, लेकिन फिर भी ये टोटली डिपेंड करता है क्राउड पर कि कितने श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। अब हम चल रहे हैं मोक्ष द्वार से होते हुए केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए।
केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको हेलीकॉप्टर सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। हेलीकॉप्टर से आप डायरेक्टली केदारनाथ मंदिर के पास में आ सकते हैं। वैसे अगर हम पैदल मार्ग से आएँ तो बहुत कठिन चढ़ाई का सामना करते हुए हमें ऊपर की ओर आना होता है और उसमें काफ़ी सारे घंटे लग जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से आप बहुत ही ईजीली बहुत कम समय में ऊपर आ सकते हैं। इसका चार्ज भी ज़्यादा नहीं होता, लगभग 7,500 रुपये के आसपास आना जाना चार्ज होता है। लेकिन प्रॉपर चार्जेस क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। ये 3 जगह से हेलीकॉप्टर आप ले सकते हैं और अभी आप देख रहे हैं कि 2 हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं और इसकी वजह से हवा को काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है यहाँ पर। बट यहाँ पर हेलीकॉप्टर 2 एक साथ लैंड कर सकते हैं और ये हेलीपैड केदारनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पास में है। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है IRCTC की हेली यात्रा, और इसी वेबसाइट के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की। बाकी सारी वेबसाइट्स जो हैं या तो डुप्लीकेट है या फ्रॉड हो सकती हैं, उनसे आप बुक ना कराएं, वो आपसे ज़्यादा चार्ज भी लेंगे और आप ऐसा भी हो सकता है कि हेली यात्रा से वंचित हो जाएं। तो सिर्फ IRCTC की हेली यात्रा से ही अपनी बुकिंग करें और इस तरह से हेलीकॉप्टर के सहायता से आप बहुत ही अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। अब हम केदारनाथ मंदिर के मुख्य परिसर के काफ़ी करीब आ चुके हैं। जो केदारनाथ मंदिर का मोक्ष द्वार है उसे हमने पार कर लिया है, लेकिन मंदिर दर्शन से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाना होता है और टोकन प्राप्त करना होता है। और टोकन प्राप्त करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दर्शन के लिए लाइन लगानी होती है, और टोकन प्राप्त करने के लिए भी आपको कुछ इस तरह की लाइन यहाँ पर लगानी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, दर्शन हेतु टोकन यहाँ से प्राप्त करें। टोकन से मतलब हो जाता है कि आपका नंबर लग गया एक तरह से, और जैसे ही नंबर लगा तो वो दूसरी वाली लाइन लगती है। ये जो 2 लाइन है देख रहे हैं आप, ये वाली और ये वाली, ये तो टोकन वाली है, लेकिन वो जो दूसरी वाली लाइन है वो आपका दर्शन के लिए लाइन है, तो वो काफ़ी बड़ी होती है। और उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे जाते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर दर्शन की लाइन के पास आप देखेंगे तो आपको कई सारी प्रसाद की स्टॉल्स नजर आएंगी। यहाँ पर प्रसाद की कई वैरायटीज़ हैं, छोटे पैकेट हैं, बड़े पैकेट हैं और पूरा कॉम्बो वाला पैकेट है जिसका मूल्य है लगभग 200 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से परचेज करके मंदिर के लिए आगे जा सकते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगते हुए अब हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, और यहां तक पहुंचने में हमें लगभग 4 घंटे का समय लगा, क्योंकि लाइन काफ़ी बड़ी थी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने और करने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था बड़ा ही कठिन चढ़ाई वाला था, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 12 से 15 घंटे का समय लग चुका है। और अभी जिस लाइन में हम लग कर आए हैं यहाँ पर, वो 4 घंटे की लाइन थी, क्योंकि अभी हम पट खुलते ही यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए। इस बार पट खुले थे 10 मई को, और हम उसी के कुछ दिनों बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो उस दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर का है, और हमने भी अपने मीटर से नापा है तो वो लगभग 17 से 18 के आसपास आ रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट काउंटिंग जो है वो लगभग सही के आसपास है। लेकिन जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि 24 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ऐसा मे भी हो भी सकता है, क्योंकि जब रामबाड़ा से हम चढ़ाई करना शुरू करते हैं तो जो चढ़ाई आती है वो बहुत टफ और कठिन चढ़ाई होती है। तो ऐसा हो सकता है उस कठिन चढ़ाई की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा लगता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस एक्चुअल में ज़्यादा हो। लेकिन हमारा जो मीटर है उसके अनुसार ये 17 से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन फिर भी जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
और अब केदारनाथ भगवान के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। सबसे पहली चीज़, इन्हें पंच केदार में से एक माना जाता है। जो पंच केदार की यात्रा होती है उनमें से एक हैं बाबा केदारनाथ। और जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनमें से एक धाम भी हैं बाबा केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ धाम 4 धामों में से भी एक हैं। तो कुल मिला के 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस है बाबा केदारनाथ। और अब यहाँ पर हम दर्शन करने चलेंगे। तो फाइनली अब हम दर्शन करके आ चुके हैं भगवान केदारनाथ के, और ये बड़े ही अद्भुत दर्शन हमारे रहे। लेकिन दर्शन हम आपको अंदर के लाइव नहीं करा सकते, बिकॉज अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस वजह से डायरेक्ट दर्शन तो नहीं करा सकते। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर भगवान केदारनाथ के शिवलिंग मिलते हैं, जिनके दर्शन मैं आपको कराना चाहूँगा। मंदिर के अंदर कुछ इसी प्रकार का शिवलिंग है जिनके हम दर्शन करते हैं। भगवान केदारनाथ का शिवलिंग कुछ इस प्रकार कुबड़ नुमा है, जो कि एक पशु की कुबड़ है, या तो एक बैल की या फिर एक भैंसे की। और केदारनाथ मंदिर का इतिहास क्या है ये हम कुछ ही देर में जानेंगे। मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ के शिवलिंग के अलावा यहाँ पर अंदर पांडव, द्रौपदी, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाएं भी हैं, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान केदारनाथ के इस मंदिर की हाइट समुद्र तल से लगभग 11,600 फीट्स की है, यानी कि ये मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और आप मंदिर के पीछे देखेंगे तो आपको बर्फ़ के पहाड़ नज़र आएंगे। जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उसके ऊपर बादल हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है और मौसम कभी भी बदल सकता है। किसी भी समय आप देखेंगे तो ये बादल आपके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ बारिश भी शुरू हो सकती है। कई बार यहाँ पर स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है। और मंदिर का टेम्परेचर, यहाँ जो प्रांगण का टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे भी गिर सकता है। और अब चलते हैं हम मंदिर के थोड़ा पीछे और करते हैं भीमशिला के दर्शन। मंदिर के पीछे और साइड में कई सारे साधु बाबा आपको नज़र आएंगे, कई सारे योगी नज़र आएंगे, जिनके साथ भी आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। या फिर अगर आपको टीका लगवाना हो या फिर ओम नमः शिवाय अपने सिर पे लिखवाना हो तो यहाँ पर उनके साथ आप लगवा सकते हैं। अब हम केदारनाथ मंदिर के जस्ट बैक साइड में आ चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो केदारनाथ मंदिर का जो पिछला भाग है वो आपको ईजिली नज़र आएगा। और इस पिछले भाग के साइड में, मतलब इस पिछले भाग के जो पीछा वाला पोर्शन है, वहाँ पर आपको एक बड़ी सी शिला नज़र आएगी, एक बड़ा सा स्टोन नज़र आएगा जिसका नाम है भीमशिला। इस स्टोन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उस दौरान ये शिला यहाँ ऊपर ग्लेशियर से कहीं बहती हुई यहाँ तक आई थी। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ हैं और इनके पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी फ़िलहाल आपको प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे क्लाउड्स आ चुके हैं, बादल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ रहती है। तो उस दौरान जब जून में यहाँ पर बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के दौरान ये जो भीमशिला है यहाँ तक आई और इसी जगह पर आकर रुक गई। और इससे हुआ ये कि पूरी जगह ये पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन इस भीमशिला ने केदारनाथ मंदिर को कुछ भी होने नहीं दिया। अदरवाइज़ पानी का वेग इतना था कि मंदिर को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बचा रहा। और इसी वजह से आज आप देखेंगे तो भीमशिला के ऊपर आपको कई सारे देवी देवता नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग माला चढ़ाते हैं, सिक्के चिपका कर जाते हैं। मतलब एक तरह की ये धार्मिक स्थली बन चुकी है कि लोग इसकी भी पूजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर में भगवान के अलावा यहाँ पर भीमशिला की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जगह। और यहाँ आप देखेंगे तो कई सारे साधु नज़र आएंगे, और एक साधु थोड़े से अलग दिख रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। उन्होंने पूरी रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है, और इस ठंडी हवा में
वो आपको नज़र आएंगे। पूरी रुद्राक्ष की माला है और इसी प्रकार के आपको कई सारे साधु यहाँ पर देखने मिलेंगे। केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे जब हम आते हैं तो एक तो भीमशिला नज़र आती है और भीमशिला से भी अगर थोड़ा पीछे आए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली हमें नज़र आती है, जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की काफ़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमा भी बनाई गई है। ब्लैक कलर की ये प्रतिमा है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदुओं का धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों पर 4 धामों की स्थापना भी की है और ये हिंदू धर्म में काफ़ी पूजनीय है। केदारनाथ जी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और इस मंदिर की लोकेशन और ये मंदिर कैसा दिखता है मैं आपको थोड़ा यहीं से दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप पहाड़ की चोटी पर देख रहे होंगे एक मंदिर बना हुआ है, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 6 महीना या जब भी ये केदारनाथ मंदिर बंद रहता है बर्फबारी के दौरान, तो वो ही मंदिर की और इस पूरे एरिया की रक्षा करते हैं। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर या लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ सकता है। या नीचे से देखने में तो मंदिर की जो हाइट है वो कम लग रही है, लेकिन जो रास्ता है बड़ा ही घुमावदार और चढ़ाई वाला रास्ता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको यहाँ की कथा सुनाना चाहूँगा। केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडव कालीन है, यानी कि जो भगवान शिव का यहाँ शिवलिंग विराजमान है वो पांडवों से संबंधित है। पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध विजय किया, जब उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया, लेकिन जीतने के बावजूद भी उन्हें आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने अपने ही परिवार का, अपने ही भाइयों का खून कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने की कोशिश की और वो भगवान शिव से मिलकर अपने पापों को, पाप से मुक्त होना चाहते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे भगवान शिव के साथ। तो वो हिमालय की यात्रा पे निकल गए, 4 धाम यात्रा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें उन्होंने पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर यहाँ पर केदारनाथ में वो आए भगवान शिव की खोज करते हुए। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, वो पांडवों से रुष्ट थे कि वो उनको माफ़ नहीं करना चाहते थे। और भगवान शिव अलग अलग रूप धारण करके पांडवों से बचते रहे और उनसे नहीं मिलना चाह रहे थे। लेकिन जब पांडव केदारनाथ पहुँचे तो भगवान शिव ने यहाँ पर एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। कई लोग बोलते हैं कि वो बैल का रूप था, लेकिन भैंसे का रूप बताया जाता है। तो यहाँ पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण किया और कई सारे पशुओं के बीच में जाकर मिल गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सके। लेकिन फिर भी जो पांडव थे वो थोड़े चतुर चालाक थे। तो युधिष्ठिर के आदेश पे भीम ने 2 पर्वतों के बीच में यहाँ पर अपनी पैरों को फैला लिया और नकुल सहदेव ने जो वो गाय बकरी जितने भी जानवर थे उन सभी को भीम के पैरों से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जो भगवान शिव थे वो उनके पैरों के, भीम के पैरों के बीच से नहीं निकले। तो पांडव पहचान गए कि ये भगवान शिव ही हैं जो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। और फिर जो 4 पांडव थे भीम के अलावा, क्योंकि भीम तो पर्वत पे थे, तो 4 पांडवों ने उस बैल को, उस भैंसे को उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उठा नहीं, उल्टा ज़मीन में धंसता ही चला गया। फिर बाद में भीम ने भी बहुत कोशिश करी कि वो भैंसा उठ जाए, लेकिन वो उठा नहीं और सिर्फ जो कुबड़ थी भैंस की वो ऊपर ऊपर रह गई। और फिर भगवान शिव ने जो पांडवों का यत्न तत्न था, उनकी जो श्रद्धा थी, उससे प्रसन्न होकर के पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया। लेकिन भगवान शिव यहाँ पर अब भैंसे की कुबड़ के रूप में विराजमान है। कई लोग भैंसा बोलते हैं, कई लोग बैल बोलते हैं, लेकिन ऊपर का कुबड़ वाला जो भाग होता है, जो उनकी पीठ होती है, वो ही यहाँ पर विराजमान है। उनके दर्शन हम करते हैं और यहाँ पर अपने
जीवन को साकार बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम पांडवों द्वारा करवाया गया था। फिर 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण कराया गया आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा। मंदिर के प्रमुख द्वार के बाहर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल भी विराजमान हैं, जो कि मंदिर की रक्षा करते हैं। – 2013 में जो यहाँ पर आपदा आई थी उसके अवशेष आज भी देखने मिलते हैं। जैसे कि ये तो है केदारनाथ मंदिर। मैं आपको इसका पिछला वाला भाग दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उस टाइम पे, कुछ बिल्डिंग्स होंगी, तो उनके सिर्फ सरिये वगैरह रह चुके हैं। सरिये, कुछ मलबा वगैरह रह चुका है, जो कि पुराने टाइम से यहीं पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, लेकिन उसका जो अवशेष है वो आज भी है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा जगह कितनी ज़्यादा आबाद थी और उसके बाद ये कितनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके दर्शन करने हम पूरी फैमिली के साथ आए थे। हम फैमिली में 10 मेंबर्स थे और हमें भगवान के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। लेकिन एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप चलने में असमर्थ हैं, आपको किसी तरह की बीमारी है या फिर आपको पहाड़ों पर चलने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो प्लीज़ इस यात्रा को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और किसी तरह की जानलेवा स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप चलने में असमर्थ हैं या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो इस यात्रा को न करें। लेकिन फिर भी अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना मेडिकल चेकअप पहले करवाएं। अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। वूलन क्लॉथ्स अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। अपने साथ सर्दी, जुकाम, बुखार की गोली दवाइयाँ रखें और साथ में अपने साथ कपूर रखें और अच्छे जूते यहाँ पहन के आएँ, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आपको काफ़ी अच्छे ग्रिप की आवश्यकता होती है। और एक जानकारी देना चाहूँगा कि केदारनाथ जी के पट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को थी। केदारनाथ यात्रा के दौरान आप 2 और स्थानों पर दर्शन कर सकते हैं। पहला है त्रियोगी नारायण मंदिर और दूसरा है बूढ़ा केदार मंदिर। त्रियोगी नारायण मंदिर वह पवित्र स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस स्थान पर आप जा सकते हैं सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से 2 रास्ते जाते हैं। एक तो जाता है गौरी कुंड के लिए, जिससे हम आते हैं केदारनाथ यात्रा पर, और एक दूसरा रास्ता जाता है त्रियोगी नारायण के लिए। त्रियोगी नारायण का डिस्टेंस सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर्स का है और यहाँ कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं, जिनकी सहायता से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और बूढ़ा केदारनाथ मंदिर वो स्थान है जहाँ पर केदारनाथ की तरह ही एक काफ़ी बड़ा शिवलिंग विराजमान है, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि जब पांडव भगवान शिव को ढूंढने के लिए यात्रा कर रहे थे, तो उस दौरान भगवान शिव ने इस स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था, ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। यह स्थान सोनप्रयाग जाने वाले मार्ग के बीच में ही पड़ता है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो अब हमारी इस यात्रा के बाद अगर आप भी केदारनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। आपको कम से कम 3 से 4 दिनों की आवश्यकता होगी इस यात्रा को करने के लिए,
और साथ ही यात्रा करने से पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। ऑनलाइन इस वेबसाइट पर से आप कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, या फिर अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो ऋषिकेश बस स्टैंड के पास यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगे हुए होते हैं, वहाँ से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं केदारनाथ या फिर चार धाम यात्रा के लिए। और अगर बात करें कि बेस्ट सीज़न क्या रहेगा केदारनाथ यात्रा के लिए, तो सितंबर और अक्टूबर महीना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। खासकर कि 15 सितंबर के बाद अगर आप जाते हैं तो आपकी यात्रा काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान ना ज़्यादा बारिश होती है ना ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और अगर बात करें कि कौन सा व्हीकल आपके लिए सही रहेगा केदारनाथ तक पहुंचने के लिए, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप ऋषिकेश बस स्टैंड पहुंच जाते हैं सुबह 7 बजे या उससे थोड़ा पहले, तो आपके पास कई सारे बसेस के ऑप्शंस हैं। यहाँ रोडवेज़ और प्राइवेट बसेस चलती हैं, जिससे कि बहुत कम किराए के साथ आप इजीली केदारनाथ यानी कि सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बसेस नहीं मिल पाती हैं तो यहाँ पर कई सारी शेयरिंग टैक्सीज चलती हैं, जिनकी सहायता से भी आप सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल गाड़ी भी बुक कर सकते हैं। आपको कई सारे चार धाम बुकिंग ऑफिस ऋषिकेश बस स्टैंड के पास नज़र आ जाएंगे। और अगर बात करें बजट की कि केदारनाथ यात्रा में आपको कितने बजट की आवश्यकता होगी, तो आपका एक आदमी पर 6 से 7 हज़ार रुपये तक कॉस्ट लग सकता है। 2,000 रुपये तो स्टे फैसिलिटी के लिए मान सकते हैं हम, 2,000 रुपये मील्स का यानी कि जो आप फूड लेंगे उसका, 2,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि जिस भी साधन से आप यहाँ तक आए हैं उसका 2,000 रुपये तक कॉस्ट लग सकता है। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 6 से 7 हज़ार रुपये एक आदमी का कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेते हैं, थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं, तो आपका बजट थोड़ा बढ़ भी सकता है। और अगर आप चार धाम यात्रा के लिए टूर प्लान बना रहे हैं तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है चार धाम यात्रा पर, जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है केदारनाथ धाम, जिनके दर्शन करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।